डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो फिजिक्स का कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसके अंतर्गत आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर सर्किट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एलसीआर सर्किट में भी हम दो तरह के कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस इन इसमें हम सब टॉपिक्स जो कवर करेंगे आपके, वो करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, किस तरह से सर्किट में करंट बहती है और उनकी इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, अप्लाइड ईएमएफ, करंट के बीच में, इम्पीडेंस के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है, उसे डायग्रामेटिकली आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आप फेजर डायग्राम्स कैसे बनाएंगे, उसमें रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन पे रेजोनेंस सेटअप होता है, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। जो रेजोनेंस होता है इसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सैनिक जब ब्रिज पे से निकलते हैं तो उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप कदम ताल में नहीं निकलेंगे, तो जिससे कि उनके कदम ताल की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो ब्रिज के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और ब्रिज के टूटने का खतरा रहता है। इसी तरह से इस सर्किट में भी एक रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हमें एक्सेप्ट करना होता है तो हम उस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस सेटअप कर लेते हैं और बाकी सिग्नल्स को बाईपास कर देते हैं। जैसा आपका शुरू रेडियो और टेलीविजन में होता है कि जो सिग्नल, जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए आपको रेडियो में, उसी फ्रीक्वेंसी से आप ट्यून कर लेंगे और रेजोनेंस कंडीशन हो जाएगी और वही सिग्नल के प्रोग्राम आपको रेडियो में सुनाई देगा। तो अब एलसीआर सर्किट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एलसीआर सर्किट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये इसके प्रीवियस टॉपिक्स हैं जिनके बाद ही एलसीआर सर्किट्स को समझा जा सकता है। तो एक तो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में सब पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। एक एवरेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एसी सर्किट की में जनरल टर्म्स क्या यूज की जाती हैं जब हम सर्किट को डिफाइन करते हैं, जैसे कि रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एक्सेट्रा। और सर्किट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन से। करंट को या अप्लाइड वोल्टेज को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर आपने एसी सर्किट में वोल्टेज यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ अप्लाई किया है, तो अगर केवल प्योर रेजिस्टर पे किया है, सर्किट में केवल आर है, रेजिस्टर है, तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी। सर्किट में अगर प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, तब किस तरह से इक्वेशन बनेगी। केवल इंडक्टर लगा हुआ है तब किस तरह से इक्वेशन बनेगी सर्किट में। और अगर इनके वेरियस कॉम्बिनेशंस लगे हुए हैं, सपोज इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों लगे हुए हैं, एल और आर लगे हुए हैं, तब कैसे इक्वेशन बनेगी। अगर सी और आर लगा हुआ है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तब किस तरह से इक्वेशन बनेगी। और इनके फेजर डायग्राम्स किस किस तरह से बनेंगे, यानी कि इनमें समय फेज डिफरेंस किस किस तरह से आप देखेंगे डायग्राम की फॉर्म में। और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है, यानी कि रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर जो होता है, उनका किस किस तरह से वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं और एलसीआर सीरीज सर्किट को देखते हैं। एलसीआर सीरीज सर्किट माने एल, सी और आर तीनों क्या है, सीरीज में लगे होंगे और इनके अक्रॉस एक क्या लगा होगा, ईएमएफ लगा होगा। तो हमने यहाँ फिगर 1 में ये सर्किट दिखा रखा है और इसमें जो लगाया गया ईएमएफ है वो E0 e टू द पावर j ओमेगा t है, जिसे इक्वेशन 1 से दिखा रखा है। इसमें E0 जो है वो अप्लाइड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू भी कहते हैं। अगर सर्किट में करंट आई बह रहा है तो आपको पता है सीरीज सर्किट में एल, आर और सी तीनों सीरीज में है, इसे तीनों में सेम करंट बहेगा। अब अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखें अक्रॉस आर के, यानी रेजिस्टर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू आर आई होता है, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा आर आई, जिसे ई आर से दिखाया गया है इक्वेशन नंबर 3 में। और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा ओमेगा एल आई, इक्वेशन नंबर 3 में लिखा गया है ई एल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल आई। यहाँ ओमेगा एल आई से पहले जे लगाया गया है,
जे जो है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिखाता है। जिस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आई दिखाते थे ना, a प्लस आई बी, उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉम्प्लेक्स आई के स्थान पर जे यूज करते हैं, क्योंकि आई को हम करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा आई डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, या आई डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी इन कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। इसे जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे जे स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जे, और जे स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, जिस तरह से आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब हम अगर किरचॉफ्स लॉ लगाएं इस सर्किट में, तो आपको पता है कि अप्लाइड जो ईएमएफ है वो ड्रॉप हो रहा है किसके अक्रॉस, एल, आर और सी के अक्रॉस। तो एल, आर और सी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं उनका अगर सम ले लेंगे तो अप्लाइड ईएमएफ के बराबर आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 4 से दिखाया गया है कि अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू ई आर प्लस ई एल प्लस ई सी। अब इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 3 से ई की वैल्यू, ई आर की वैल्यू, ई एल की वैल्यू, ई सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 5 में आप राइट साइड में आई को कॉमन ले लीजिए। जब आप राइट साइड में आई को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 से आई की वैल्यू आ जाएगी E0 डिवाइडेड बाई आर प्लस जे विद इन ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई ई टू पावर जे ओमेगा टी। जो इसमें डेनोमिनेटर की वैल्यू है आर प्लस जे विद इन ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये कहलाती है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये इम्पीडेंस माने जो करंट का सर्किट में विरोध करता है। अगर हम अब इक्वेशन नंबर 7 में आपका जो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस था उसमें रेजिस्टेंस को z cos फाई से रिप्रेजेंट कर दें और ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को z sin फाई से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस था उसकी वैल्यू हो जाएगी z cos फाई प्लस j z sin फाई, और z कॉमन ले लीजिए तो z के विद इन ब्रैकेट हो जाएगा cos फाई प्लस j sin फाई। ये उसी तरह का हो गया a प्लस आई बी की फॉर्म का, यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म का। यहाँ पे हमारा आ रहा है cos फाई प्लस जे साइन फाई, और आपको पता है कि cos फाई प्लस जे साइन फाई हो जाएगा e टू द पावर जे फाई। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस होगा z, जिसमें हमने एरो ऊपर लगा रखा है, वो इक्वेशन नंबर 8 से हो जाएगा z विद एरो इज इक्वल टू z e टू पावर जे फाई। इस इक्वेशन से आपको क्लियर है कि अगर आप z cos फाई और z sin फाई की वैल्यूज का स्क्वायर करके एडिशन कर देंगे तो आपको sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो जाता है। इससे z की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी विद इन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। इसमें यहाँ पे हम ओमेगा एल को एक्सएल कह देते हैं और 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्ससी कह देते हैं। यहाँ पे जो XL और XC हैं ये हैं इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 8 में आपको दिख रहा है कि अगर हम Z sin फाई को डिवाइड कर दें Z cos फाई से तो आपको tan फाई की वैल्यू मिल जाएगी, और tan फाई की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 10 में आपको दिख रही है tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल डिवाइडेड बाई आर। और अगेन हमने आपको बताया था कि ओमेगा एल को आप एक्सएल से प्रेजेंट करते हैं और 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्ससी से, यानी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस। तो अगर हम इसे जो सबसे ऊपर आपकी इक्वेशन लिखी हुई है 8th इक्वेशन, इसे पिछली स्लाइड की 6th इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पिछले स्लाइड की 6th इक्वेशन क्या थी, करंट इक्वेशन थी। तो अगर इसे हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपकी इक्वेशन 11th आ जाएगी और आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी I इज इक्वल टू E0 बाई Z e टू द पावर j ओमेगा t माइनस फाई। और यहाँ पे E0 बाई Z जो है इसे हम वैल्यू कह देते हैं I0, जहाँ I0 P की वैल्यू है करंट की, यानी एम्पलीट्यूड है करंट का E0 बाई Z। और अगेन इक्वेशन नंबर 12 में आपको दिख रहा है कि I0 इज इक्वल टू E0 बाई Z, और यहाँ Z की वैल्यू हमने रख दी है। Z की वैल्यू कहाँ से रखी है आपने, इक्वेशन नंबर 9 से। तो आपका I0 की वैल्यू आ गई E0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस विद इन ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 12 में
अगर हम z की वैल्यू निकालें तो z की वैल्यू है E0 बाई I0। इक्वेशन नंबर 12 के शुरू का पार्ट में देखिए आप, E0 बाई I0 हो गई, और E0 बाई I0 में दोनों तरफ स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर भी E0 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, नीचे भी I0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। E0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 E की RMS वैल्यू होती है। सिमिलरली I0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 I की RMS वैल्यू होती है। RMS वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 13 से देख सकते हैं कि इंपीडेंस जो Z आया वो किसका रेशो आया, ERMS का और IRMS का। तो LCR सर्किट के लिए हम इंपीडेंस को दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंपीडेंस जो है किसका रेशो है, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड EMF का और RMS वैल्यू ऑफ करंट का जो कि सर्किट में फ्लो हो रही है, इनका रेशियो क्या है, इंपीडेंस है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने करंट इक्वेशन देखी थी अब और इंपीडेंस इक्वेशन देखी थी। और करंट इक्वेशन और इंपीडेंस इक्वेशन दोनों में क्या था, दोनों में क्या था, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की टर्म आ रही थी। तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की टर्म आ रही है। इसी तरह से जब हमने फेज एंगल की इक्वेशन निकाली थी tan फाई की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 10, तो उसमें भी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी आ रहा था। तो इसका मतलब हमारा काफी कुछ ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हमारे किस तरह से फेजेस फॉर्म होंगे, फेज डिफरेंस किस तरह के होंगे। दूसरी बात, अप्लाइड ईएमएफ की इक्वेशन जो थी वो थी E0 e टू पावर j ओमेगा टी, यानी अप्लाइड ईएमएफ में जो स्मॉल e की पावर आ रही थी वो j ओमेगा टी आ रही थी। j तो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर हम केवल e की पावर में देखें तो ओमेगा टी आ रहा था फेज में। तो अप्लाइड ईएमएफ में फेज में आ रहा है ओमेगा टी। और इक्वेशन 11 में अगर हम देखें तो जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है उसमें क्या आ रहा था, फेज ओमेगा टी माइनस फाइव। दोबारा बोल रहा हूं कि अप्लाइड ईएमएफ में फेज क्या आ रहा है, ओमेगा टी, और करंट में क्या आ रहा है, ओमेगा टी माइनस फाइव। अब ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस फाइव आ रहा है, तो इसमें और सब में क्या आ रहा है फैक्टर, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो फाइव की वैल्यू क्या होगी, ये ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी के आपस में क्या रिलेशन है इस पर डिपेंड करेगी। तो इसमें तीन केस हो सकते हैं, एक तो ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा हो सकता है, एक ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से कम हो सकता है, और एक ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो सकता है। तो हम पहला केस लेते हैं कि ओमेगा एल, सपोज ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं ओमेगा, वो बहुत लार्ज है। तो अगर वो लार्ज होगी यानी ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा है, तो फाई क्या होगा, यहाँ पे फाई होगा पॉजिटिव, क्योंकि फाई में क्या आ रहा है, फाई में आ रहा है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी से ज्यादा है, तो ठीक है फाई पॉजिटिव हो गया। फाई पॉजिटिव हो गया, करंट में फेज क्या आ रहा था, ओमेगा टी माइनस फाई, और अप्लाइड ईएमएफ में फेज क्या आ रहा था, ओमेगा टी, और फाई है पॉजिटिव। इसका मतलब करंट का फेज क्या होगा, फाई पीछे हो गया, फाई कम हो गया, किससे, अप्लाइड ईएमएफ से। जब अप्लाइड ईएमएफ से फाई कम हो गया तो इसका मतलब करंट विल लैग बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ। तो यहां देखो, मैं चित्र में आप दिखा रहा हूं आपको, ये अप्लाइड ईएमएफ का है, मैं सर्कल कर रहा हूं इसे, अप्लाइड ईएमएफ इस एरो से दिखाया है, और करंट किस एरो से दिखाया है, करंट इस एरो से दिखाया है। तो इसमें फिगर में क्लियर है कि जो अप्लाइड ईएमएफ और करंट है, करंट जो है अप्लाइड ईएमएफ के फाई पीछे चल रहा है फेज में। ये देखो यहां से यहां तक का फाई एंगल है, फाई पीछे चल रहा है। सिमिलरली हमारा क्या आ रहा था, हमारा एक चीज और आ रही थी, हमारा जो अप्लाइड इंपीडेंस था, इंपीडेंस में हमारा क्या क्या टर्म आ रही थी, एक तो एक्सएल आ रहा था, एक एक्ससी आ रहा था। तो एक्सएल में यानी कि इंपीडेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, लास्ट स्लाइड में आप देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो आ रहा था उसमें जे ओमेगा एल टर्म आ रही थी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो था उसमें माइनस जे बाई ओमेगा सी आ रहा था, या 1 अपॉन जे ओमेगा सी आ रहा था टर्म। तो एक में तो आ रहा था प्लस जे और दूसरे में आ रहा था माइनस जे।
एक्सएल में आ रहा था प्लस जे और एक्ससी के साथ आ रहा था माइनस जे। जे जो होता है 90 डिग्री रोटेशन दिखाता है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस दिखाता है। तो प्लस जे जो आएगा, जो एक्सएल के साथ आ रहा था प्लस जे, वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन हो गया। और जो कैपेसिटर के साथ आ रहा था माइनस जे, वो क्या हो गया, माइनस 90 डिग्री रोटेशन हो गया। यानी एक हो गया एक्सएल का रोटेशन हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और एक्सी का रोटेशन हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और देखो फिगर में भी दिखा रखा है हमने, फिगर में हमने दिखा रखा है, देखो ये मैं दिखाता हूँ, एन सर्किल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना इधर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैं एन सर्किल कर रहा हूँ, देखो 90 डिग्री रोटेशन है। किसमें? ये ईएल है, ये ईएल का वेक्टर है, देखो ये ईएल का रिप्रेजेंटेशन कर। और ईसी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये ईसी का रिप्रेजेंटेशन है, ये रहा नीचे जिसे मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये ईसी का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आप फेज डायग्राम दिखाएंगे। कैसे? सबसे पहले आपने अप्लाइड ईएमएफ का फेज देखा, फिर आपने करंट का फेज देखा, करंट पीछे चल रहा था 5 एंगल से। फिर आपने क्या देखा? ईएल यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जो किसके अक्रॉस लगा था? इंडक्टर के अक्रॉस लगा था, उसमें फेज कितना है? उसमें जे ओमेगा एल है, जे बताता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो वो 90 डिग्री रोटेट करके आपने ईएल मार्क कर दिया। फिर आपने ईसी देखा, ईसी में माइनस जे आ रहा था, तो आपने क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, किससे? अप्लाइड ईएमएफ से, और फिर वो फेज बना दिया उसका। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और है, क्योंकि ओमेगा एल 1 ओमेगा सी से ज्यादा है, इसलिए आपका जो ईएल है, ईएल, ये जो ईएल की वैल्यू है, ये वाली सारी, ये वाली ईएल की वैल्यू, ये जो है ईसी की वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा होगी। ये जो ईसी की वैल्यू, ये वाली ईसी की वैल्यू से ज्यादा होगी ईएल की वैल्यू। और ईएल की वैल्यू ईसी की वैल्यू से ज्यादा है, तो ईएल माइनस ईसी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उस पॉजिटिव केस में हम इस सर्किट को क्या कहेंगे? इंडक्टिव सर्किट कहेंगे, क्योंकि इंडक्टर जो होगा इसमें इफेक्टिव रहेगा। अब आते हैं दूसरे केस में, जब ओमेगा एल क्या है? 1 ओमेगा सी से कम है। सिमिलरली फ्रॉम द सेम रीजंस, क्योंकि ओमेगा एल 1 ओमेगा सी से कम है, फाई क्या हुआ? नेगेटिव होगा। फाई जब नेगेटिव होगा तो ओमेगा टी माइनस फाई क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। यानी ओमेगा टी माइनस 5 क्या हो जाएगा? ओमेगा टी से ज्यादा हो जाएगा। इसमें तो करंट क्या करेगा? इसमें इसमें करंट आगे चलेगा, फिर किससे? अप्लाइड ईएमएफ से। तो यहां पे देखो, अभी फिगर में दिखा रखा है, अभी मैं दिखाता हूं आपको फिगर में एन सर्किल करके। ये तो अप्लाइड ईएमएफ है, ये मैं साइन सर्किल कर रहा हूं, ये अप्लाइड ईएमएफ है। और करंट कहां है? ये करंट है, तो फाई एंगल आगे चल रहा है। सिमिलरली ईएल, ईएल जो है यहाँ पे, ईएल ये है, इसका 90 डिग्री फेज है किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू अप्लाइड ईएमएफ। और इसी तरह से ईसी है, ईसी यहाँ नीचे है, यहाँ पे ईसी है, ये ईसी का डायरेक्शन है। तो सेम आपने रिप्रेजेंट कर दिया इससे फेज डायग्राम को। इसमें उल्टा होगा, पहले वाले केस में ईएल ज्यादा था और ईसी कम था, तो इफेक्टिव क्या हो गया था? इंडक्टर हो गया। इस केस में क्योंकि आपने 1 ओमेगा सी ज्यादा लिया है, इसलिए ईसी ज्यादा हो जाएगा, किससे? ईएल से। और ये क्या कहलाएगा फिर? कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। तो अभी तक हमने दो केस डिस्कस किए थे। पहले केस में था ओमेगा एल वाज ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो था कैपेसिटिव रिएक्टेंस से क्या था? ज्यादा था। और दूसरा केस डिस्कस किया था ओमेगा एल लेस देन 1 ओमेगा सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से क्या है? कम है। अब तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि ओमेगा एल 1 ओमेगा सी के बराबर होगा। और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, अर्थात अनुनाद की अवस्था कहते हैं। और अनुनाद की अवस्था कहने का एक कारण होता है, क्योंकि इस कंडीशन में करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, जो कि अभी हम आगे दिखाने वाले हैं आपको। और दूसरी बात क्या है? इस केस में जो फेज एंगल होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जो पिछली स्लाइड की क्वेश्चन नंबर 10 थी, उससे आप देख सकते हैं कि फेज एंगल फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और किस किस के बीच में फेज 0 हो जाता है? फेज 0 हो जाता है आपका जो सर्किट में करंट बह रहा है उसके बीच में, और जो अप्लाइड ईएमएफ है उसके बीच में। तो ये देखो फिगर में भी मैं दिखा रहा हूं, अभी एन सर्कल करके दिखा रहा हूं। देखो ये अप्लाइड ईएमएफ है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे करंट है,
ये करंट, दोनों के बीच में फेज एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। इन्हें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट दिखा रखा है, एक को डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, एक को बोल्ड लाइन से दिखा रखा है। ये वैसे ही जिससे कि अलग अलग दिख जाए, अदरवाइज ये सेम है, एक जगह पे ही है। तो ये फेज एंगल में क्या हो गया, 0 हो गया। और इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस दोनों बराबर हो जाती हैं। और अपोजिट फेज में तो थी पहले से वो, तो अपोजिट फेज में थी, देखो ये EL है फिगर में, मैं एनसर्किल कर रहा हूं EL, और नीचे क्या है आपका EC। ये अपोजिट और इक्वल हो जाती हैं, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं तो इफेक्टिव क्या बचा केवल सर्किट में केवल रेजिस्टेंस बचा। तो सर्किट में जब रेजिस्टेंस बचता है केवल, तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है। ये हमने फिगर 4 में दिखा दिया पूरा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा के स्थान पर अगर हम ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करें तो उस इक्वेशन में ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी में ओमेगा के स्थान पर अगर ओमेगा आर रख दें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी, इक्वेशन नंबर 14। तो इससे ओमेगा आर की वैल्यू निकल आती है, ओमेगा आर की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC, और 1/√LC ये ओमेगा आर की वैल्यू आ गई। और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा को 2π से डिवाइड कर दो, तो 1/2π√LC। ये फिगर नंबर किस में दिखाया गया, 5 में दिखाया गया है। तो अब हम रेजोनेंस की कंडीशन को दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब अप्लाइड EMF की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तो आपका क्या हो सकता है, क्या होगा, सर्किट में रेजोनेंस डेवलप हो जाएगा। ये देखो इस फिगर नंबर 5 में मैं एनसर्किल कर रहा हूं, देखो मैक्सिमम करंट यहाँ पे मिल रहा है। मैक्सिमम करंट कहाँ मिल रहा है, नीचे जब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रही है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है, और इसी को हम रेजोनेंस की कंडीशन कहते हैं। तो अब हम LCR सीरीज सर्किट का शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि LCR सीरीज सर्किट में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस LCR सर्किट में, यानी रेजोनेंस की कंडीशन में शार्पनेस। तो रेजोनेंस की कंडीशन अभी तक हमने क्या बताई थी, रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी जब ओमेगा एल किसके बराबर हो गया था, ओमेगा 1/ओमेगा सी के बराबर हो गया था। और ओमेगा एल को क्या कहते हैं, एक्सएल कहते हैं, और 1/ओमेगा सी को क्या कहते हैं, एक्सी कहते हैं। तो एक्सएल किसके बराबर हो गया था, एक्सी के बराबर हो गया था। इसका मतलब एक्सएल और एक्सी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। तो आप इक्वेशन नंबर 9 से देख सकते हैं कि जब एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 9 से जो टोटल इंपीडेंस है सर्किट का वो केवल आर के बराबर हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। और उस केस में जो करंट होगा सर्किट में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E0/R आ जाएगी, जैसे कि दिखाई गई है, आई हो गया E0/R। तो सारा का सारा इंपीडेंस क्या हो गया, सर्किट का R हो गया। ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 16 से पता लग रहा है कि जैसे जैसे R की वैल्यू हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये फिगर में भी दिखाया गया है, फिगर नंबर 6 में। आपको फिगर नंबर 6 में देखिए हमने मार्क कर रखा है R लार्ज, R वेरी लो और R 0। तो जैसे जैसे आप R की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू वो देखो बढ़ती जा रही है R की वैल्यू कम करने पे। तो R की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो I जो होगा वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, R की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो वेरिएशन ऑफ I विथ फ्रीक्वेंसी आपको दिखाया गया फिगर नंबर 6 में। इसमें अब ये आता है क्वेश्चन कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता क्या है, इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता है दो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है,
एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, लेकिन डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ये दूसरा होता है। देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। कौन सा, किन किन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी होंगी, और किस कंडीशन में होंगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर डिसिपेशन सर्किट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो सपोज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे किसी सर्किट का जो पावर डिसिपेशन हो रहा था वो सपोज 10 यूनिट हो रहा था, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ हम ऐसी फ्रीक्वेंसी मार्क कर लेंगे जिनमें पावर डिसिपेशन क्या होगा, 5 यूनिट हो जाए। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर 10 यूनिट हो रहा था, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ हम ऐसी फ्रीक्वेंसी मार्क करेंगे जिसपे पावर डिसिपेशन क्या हो गया, 5 हो गया, और उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, और उस डिफरेंस से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मिल जाएगी। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो आई स्क्वायर बाई आर होती है। तो ये आई स्क्वायर बाई, सॉरी आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर बाई आर नहीं, आर स्क्वायर आर होती है। तो इसमें आई स्क्वायर आर होने का क्या दिख रहा है, पावर को हाफ करना है हमें, यानी आई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या करनी है, हाफ करनी है। तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू हाफ करने के लिए आपको क्लियर पता लग रहा है कि आर की वैल्यू तो फिक्स है। तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू, आई स्क्वायर आर की वैल्यू हाफ करने के लिए करंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1/√2 हो जानी चाहिए। जब करंट की वैल्यू 1/√2 टाइम्स हो जाएगी प्रीवियस वैल्यू के, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। तो करंट की वैल्यू 1/√2 जिस फ्रीक्वेंसी पे होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ मार्क कर लेंगे, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को उस दोनों फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के डिफरेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने यहां दिखा रखा है, देखो बेटा कि ये मैक्सिमम, मैं सर्किल फिगर पे दिखा रहा हूँ, फिगर 7 पे देखो, एन सर्किल कर रहा हूँ, ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की करंट की वैल्यू हो गई, और इसके नीचे हमने कौन सा करंट लिया है, जब करंट की वैल्यू 1/√2 हो गई, किसके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट के 1/√2। और यहाँ पे क्या मार्क कर लिया है, आप फिगर में देख रहे हैं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा आर, उसके दोनों तरफ वो फ्रीक्वेंसी मार्क कर ली है जिस पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 हो गई, और उन दोनों फ्रीक्वेंसी का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, और उस डिफरेंस से क्या कर दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया है। तो आपको क्या मिल गई, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मिल गया है। तो अभी तक हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिस्कस किया था, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हमने रेशियो की तरह डिफाइन किया था। किस रेशियो की तरफ, कौन सा रेशियो, एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे क्या आ रहा है, पावर डिसिपेशन क्या आ रहा था, हाफ हो रहा था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होने वाली पावर डिसिपेशन का। तो अगर रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, और एक तरफ जो हमने पॉइंट मार्क किया है जिस पर पावर डिसिपेशन क्या हो गया है, हाफ हो गया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होने वाले पावर डिसिपेशन का, और वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से डेल्टा ओमेगा डिस्टेंस पे है, तो सेम दूसरी तरफ भी वो पॉइंट डेल्टा ओमेगा डिस्टेंस पे होगा, और फिर दोनों पॉइंट्स जिन पे की पावर डिसिपेशन हाफ हो गया है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। तो resonant frequency divided by the difference of frequencies at which the power dissipation becomes half, आपका हो जाएगा ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। इसे हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, यानी क्यू फैक्टर भी कहते हैं। इस जिसे हमने इक्वेशन नंबर 17 से दिखाया गया है, और इक्वेशन नंबर 17 से आपको पता लग रहा है कि जैसे जैसे डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कम होगी और या आर की वैल्यू कम होगी, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये फिगर 7 से भी आपको क्लियर हो रहा है, जब फिगर 7 थी पिछले आपके प्रीवियस स्लाइड पे, उससे भी पता लग रहा है कि आपकी पीक की शार्पनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, या पीक शार्पर हो रही है
जब जैसे जैसे डेल्टा ओमेगा क्या होगा, स्मॉलर होगा यानी छोटा होगा। क्वालिटी फैक्टर को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं। आपके रेजोनेंस की कंडीशन में क्या था, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल और एक्सी क्या थे, दोनों बराबर थे। तो एक्सएल और एक्सी, ये एक्सएल है इधर और ये क्या था, एक्सी, दोनों बराबर हैं। तो एक्सएल और एक्सी जब बराबर हो गए थे रेजोनेंस कंडीशन में, उस समय सर्किट जो हो गया था टोटल रेजिस्टिव सर्किट हो गया था, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी क्या गया था, जीरो हो गया था, आपको ध्यान होगा। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है उसे ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर है, उसे किससे डिवाइड कर दो, आर से डिवाइड कर दो। तो जब उसे आर से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, क्वालिटी फैक्टर मिल जाता है। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, और एक्सएल क्या था, ओमेगा एल, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हमने क्योंकि क्या कह दिया था, ओमेगा आर कह दिया था, इसलिए Q हो जाएगा ओमेगा आर एल बाई आर। और अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले लें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी बाई आर हो जाएगा, और एक्सी बाई आर, एक्सी क्या था, 1/ओमेगा आर सी। तो वो इक्वेशन नंबर किससे आ रहा है आपका, 18 से आ रहा है, एक्सी बाई आर। अब जो हमने इक्वेशन, अब फिगर नंबर 7 में जो हमने दो पॉइंट्स प्लॉट किए थे किसके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इधर उधर, जिसपे पावर डिसिपेशन क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। एक किया था हमने ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा वैल्यू पे, ओमेगा प्लस डेल्टा वैल्यू, और दूसरा किस पे किया था, ओमेगा माइनस डेल्टा। तो एक तो किया था हमने ओमेगा माइनस डेल्टा पे प्लॉट, और दूसरा किया किस पे किया था, ओमेगा प्लस डेल्टा पे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा जो हम मैं बोल रहा हूँ वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर। तो अगर हम ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा मान लें, ओमेगा 1 मान लें, और ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा 2 मान लें, तो इक्वेशन नंबर 17 से आपका क्वालिटी फैक्टर जो था वो हो जाएगा ओमेगा आर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और आपको पता है ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा आर की जगह पर 2 पाई एफ आर रख दीजिए, और ओमेगा 2 माइनस, और ओमेगा 2 की जगह पर 2 पाई एफ 2 रख दीजिए, ओमेगा 1 की जगह पर भी 2 पाई एफ 1 रख दीजिए। तो आपको इक्वेशन नंबर 19 मिल जाएगी। क्यू क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा एफ आर डिवाइडेड बाई एफ 2 माइनस एफ 1। यहाँ पे एफ आर क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है सर्किट की, किस पे, रेजोनेंस पे। ये कभी कभी क्यू फैक्टर को यानी क्वालिटी फैक्टर को हम फिगर ऑफ मेरिट भी कह देते हैं। अब आते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन पे। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी क्वालिटी फैक्टर के बराबर ही होता है, क्योंकि हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और सी एट रेजोनेंस, और डिवाइडेड बाय अप्लाइड ईएमएफ एम्पलीट्यूड। तो क्योंकि आपका रेजोनेंस कंडीशन में एल और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा था वो बराबर था, तो किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लीजिए, या तो एल के अक्रॉस या सी के अक्रॉस, और उससे किससे डिवाइड कर दें, अप्लाइड ईएमएफ के एम्पलीट्यूड से। तो आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। यानी वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या हो गया, एम से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वेशन आ गई जो मैंने अंडरलाइन की है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल क्या होगा, आई जीरो ओमेगा आर एल, और डिवाइडेड बाई ई जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी क्या हो जाएगा, आई जीरो डिवाइडेड बाई ओमेगा आर सी, और डिवाइडेड बाई अप्लाइड ईएमएफ एम्पलीट्यूड। तो आई जीरो डिवाइडेड बाई ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई ई जीरो, तो आपका आ जाएगा आई जीरो डिवाइडेड बाई ई जीरो ओमेगा आर सी। ये आपको किससे मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 20 से मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन मिल रहा है आपको। तो आपका, लेकिन आपको पता है पहले हम देख चुके हैं कि आई जीरो यानी मैक्सिमम करंट क्या था, ई जीरो बाई आर था। तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन में आप आई जीरो की वैल्यू रख दीजिए, तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज मैग्निफिकेशन एम हो जाएगा
अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को कंसीडर करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा ओमेगा आर एल बाई आर। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम वो कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो आपका वोल्टेज मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा आर सी आर, जो कि क्या है, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर है सर्किट का। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। किसकी एप्लीकेशन पे? एलसीआर सीरीज सर्किट की। तो एलसीआर सीरीज सर्किट जो होता है आपका एक तरह से ट्यूनिंग सर्किट होता है रेडियो और टेलीविजन में, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब मैंने स्लाइड शुरू की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है और इसकी रेजोनेंस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है? इसमें आप एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कब सेटअप होगा? जब क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर डिफरेंट ट्रांसमिटिंग हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से है उससे मैच करने वाला जो भी सिग्नल होगा उसे तो सर्किट क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और बाकी सिग्नल को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं और उसका क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो क्योंकि रेडियो में क्या होता है, ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, और टेलीविजन में क्या होता है, वीडियो सिग्नल्स भी होते हैं। तो आप स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से आप क्या कर दिए, अपना आपका जो टीवी या रेडियो का एलसीआर सर्किट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर दीजिए, तो उसमें रेजोनेंस सेटअप हो जाएगा और वही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल क्या होगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके, अलग हट जाएंगे। तो इस तरह से उसी का ब्रॉडकास्ट हो जाएगा जिस सिग्नल को आप चाहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आप चाहते हैं। तो अभी तक हमने आपसे डिस्कस किया था सीरीज एलसीआर सर्किट। अब हम आते हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट में। तो जो पैरेलल एलसीआर सर्किट होगा, इसमें आपका एल और सी जो होंगे पैरेलल में होंगे। ये देखिए मैं फिगर में दिखा रहा हूं, ये एल लगा हुआ है यहाँ पे, यानी इंडक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। और इसमें जो सर्किट में बहने वाला करंट है आई, ये जो मेन करंट है आई, जिसे मैं एनसर्किल कर रहा हूं, ये डिवाइड हो रहा है दोनों ब्रांचेस में। एक ब्रांच में कहा जा रहा है, I1 जा रहा है नीचे, नीचे वाली ब्रांच में I1 जा रहा है, और ऊपर वाली ब्रांच में क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। इस तरह से L और C क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो R L के साथ हमने अटैच मान लिया है, यानी L और R को सीरीज में मान लिया है, और L और C को यानी LR ब्रांच के साथ जो कैपेसिटर है उसे पैरेलल में मान लिया है। जैसे पहले हमने अप्लाइड ईएमएफ माना था, वही अप्लाइड ईएमएफ इसमें हम लगाएंगे AC E0 e टू पावर j ओमेगा t। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अप्लाइड ईएमएफ की, जैसे पहले हमने मानी थी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। और इसमें E0 जो है, E0 जो है आपका एम्पलीट्यूड है अप्लाइड ईएमएफ का, यानी मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे पीक वैल्यू कहते हैं, अप्लाइड ईएमएफ की पीक वैल्यू। तो फिगर 8 में आप देख सकते हैं हमने कैसे पैरेलल एलसीआर सर्किट दिखाया है, और करंट I को दो पार्ट में डिवाइड किया है, I1 और I2। I1 करंट चली गई है कैपेसिटर ब्रांच में, और I2 चली गई है इंडक्टर ब्रांच में। ठीक है, अब करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2। ऊपर वाली जो ब्रांच है जिसमें L और R लगा हुआ है, यानी इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ है, उसमें L और R में सेम करंट फ्लो होगा जो हमने I2 दिखा रखा है फिगर में। तो जब I2 इसमें फ्लो होगा तो आपका वोल्टेज क्या होगा अक्रॉस इनके, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा। तो देखो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये ER, और क्योंकि करंट इसमें I2 फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है, तो सीधा सीधा पोटेंशियल V इज इक्वल टू RI से इसके अक्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा RI2। सिमिलरली आपका क्या होगा, इसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस ये रहा EL इज इक्वल टू J ओमेगा LI2। आपको पता है J ओमेगा L इसका क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसमें करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल अक्रॉस क्या आ जाएगा, L आ जाएगा।
सिमिलरली आप कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर के अक्रॉस आएंगे तो इसमें आ जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस EC इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई J ओमेगा C। I1 क्यों लिया है? क्योंकि करंट जो है कैपेसिटर में I1 है, और 1 अपॉन J ओमेगा C क्या होता है? 1 अपॉन J ओमेगा C कंडक्टर का क्या होता है? रिएक्टेंस होता है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इसमें J को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, जो लास्ट में आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 के, J को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा EC इज इक्वल टू हो जाएगा I1 J डिवाइडेड बाई J स्क्वायर ओमेगा C, और J स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इक्वेशन 3 से हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएंगे, पोटेंशियल अक्रॉस R, L और C मिल जाएंगे। ठीक है, अब इंपीडेंस की बात करते हैं। जो इंडक्टर ब्रांच है यानी ऊपर वाली, उसमें इंपीडेंस कितना होगा सर्किट का? उस ब्रांच का इंपीडेंस कितना होगा सर्किट में? सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस इंपीडेंस क्या होता है? J ओमेगा L होता है। तो J ओमेगा L इंडक्टर के अक्रॉस हो गया, और ये J ओमेगा L, और इसमें जो होता है रेजिस्टर जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो दोनों के जो रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो दोनों सीरीज में होने के कारण सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो इंपीडेंस इंडक्टर ब्रांच का आ जाएगा R प्लस J ओमेगा L। और अगर हम कैपेसिटर की ब्रांच देखें तो उसमें केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, और उसमें करंट क्या बह रहा है? आपका I1 बह रहा है, तो उसमें इंपीडेंस क्या हो जाएगा उसका? सीधा सीधा 1 अपॉन J ओमेगा C हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के इंपीडेंस का, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। ठीक है, अब आपके इंपीडेंसेस इंडक्टर ब्रांच में Z1 हो गया, और इंपीडेंस कैपेसिटर ब्रांच में Z2 हो गया, और दोनों ब्रांच क्या है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में इंपीडेंसेस का कॉम्बिनेशन, यानी अगर इफेक्टिव इंपीडेंस आप कैलकुलेट करें तो आपको पता है नेट इंपीडेंस क्या हो जाएगा? अगर नेट इंपीडेंस Z है तो नेट इंपीडेंस 1 अपॉन Z इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। यहाँ Z1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से रख दीजिए, और Z2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन R प्लस J ओमेगा प्लस J ओमेगा C। इस इक्वेशन में आप क्या करिए, जो पहला वाला पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई R प्लस J ओमेगा L, इसे R माइनस J ओमेगा L से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो ये 1 R माइनस J ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो ऊपर R माइनस J ओमेगा L हो जाएगा, और नीचे आपको दिख रहा है कि R प्लस J ओमेगा L मल्टीप्लाइड बाई R माइनस J ओमेगा L, यानी A प्लस बी इंटू A माइनस बी की फॉर्म आ गई है। और A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और प्लस J ओमेगा C। तो अभी हमने पैरेलल LCR सर्किट में इंपीडेंस की वैल्यू निकाली थी, जहां इंपीडेंस या टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z था। तो हमने 1/Z की वैल्यू निकाली थी, जो कि लास्ट स्लाइड की इक्वेशन नंबर 6 से दी जा रही है। उसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है, और इक्वेशन नंबर 7 बना दिया। तो 1/Z की वैल्यू आपकी ये आ गई इक्वेशन नंबर 7 से। और आपको पता है सर्किट में जब करंट होता है तो करंट जो होगा सर्किट का, वो I इज इक्वल टू क्या होगा? E/Z होगा। तो E/Z यानी कि अप्लाइड EMF डिवाइडेड बाई टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, या E इंटू 1/Z कह सकते हैं आप। ये जो E इंटू 1/Z है, इसे आप 1/Z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से रख दीजिए, तो आपकी इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी यहाँ पे। अब हमारा रेजोनेंस होने के लिए, हम तो रेजोनेंस कंडीशन स्टडी करनी है ना हमें, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है हमारे LCR सर्किट की। तो रेजोनेंस कंडीशन होने के लिए हमें पता है कि करंट जो है वो अप्लाइड EMF के साथ फेज में होना चाहिए। तो अगर करंट को अप्लाइड EMF के साथ फेज में होना है, तो इक्वेशन नंबर 8 में जो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट क्या है? ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं, J ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई C माइनस L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस रिएक्टिव कंपोनेंट को 0 रख दिया। तो रिएक्टिव कंपोनेंट को जब 0 रखेंगे, यानी इसे आपने 0 रख दिया,
तो इसे जब 0 रख देंगे तो आपकी ये आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, हमने इक्वेशन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में तो ओमेगा लिया है और सेकंड पार्ट में ओमेगा आर लिया है। ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, और रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ओमेगा को हमने रिप्लेस कर दिया है ओमेगा आर से। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जैसे हम ओमेगा आर लिख रहे हैं, जो इक्वेशन नंबर 9 से दी जा रही है, उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लीजिए इक्वेशन नंबर 9 से, और जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ओमेगा आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ओमेगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी सर्किट की, लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई, यानी ओमेगा बाई 2 पाई होता है, आपको पता ही है, तो एफ आर हो जाएगा ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 2 पाई। रेजोनेंस के केस में आपको पता है इक्वेशन नंबर 9 से, इक्वेशन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट से कि जे ओमेगा सी माइनस एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर क्या है, 0 है। इक्वेशन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कह रहा हूं मैं, ये 0 है रेजोनेंस के केस में। तो इंपीडेंस जो होगा उसका जो सेकंड पार्ट है इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन नंबर 7 देखो ये है 1 बाई जेड इक्वल टू दिस, जिसे मैंने अंडरलाइन किया अभी। तो इस इंपीडेंस का जो सेकंड पार्ट है, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस क्या बच जाएगा, इक्वेशन नंबर 7 का केवल फर्स्ट पार्ट बच जाएगा, और जो क्या लिखा है इक्वेशन नंबर 11 में लिखा है z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इस इंपीडेंस को हम डायनामिकल इंपीडेंस कहते हैं, और रेजोनेंस पे इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और एक करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो इस इक्वेशन से आपको पता लग रहा है, इक्वेशन नंबर 11 से आपको पता लग रहा है, ये जो इक्वेशन नंबर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं एल बाई सी आर, एक इसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है एल बाई सी आर। इससे आपको पता लग रहा है कि जैसे जैसे आर की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, वैसे वैसे इंपीडेंस क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आपका इंपीडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट के लिए अभी तक हमने देखा Z और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, Z मींस टोटल इंपीडेंस, जो इक्वेशन लास्ट स्लाइड की इक्वेशन नंबर 10 और 11 में लिखी गई है। तो अगर हम R की वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल ले लें तो आपका, यानी R टेंडिंग टू 0 ले लें, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 12 से एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई एल सी, और इंपीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो अगला स्टेप आ जाएगा r प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और क्योंकि r इसमें नेग्लिजिबल स्मॉल है तो r को फिर नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो z की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और रेजोनेंस की कंडीशन में करंट क्या होगा, करंट तो E बाई जेड होता है, हमें पता है करंट की वैल्यू होती है E बाई जेड, तो आई आर इक्वल टू E बाई जेड। और Z की वैल्यू हम लास्ट स्लाइड में इक्वेशन नंबर 11 में देख चुके हैं कि L बाई सी आर होती है, तो आपकी आई आर क्या आ जाएगी, रेजोनेंस करंट क्या आ जाएगा, ई सी आर डिवाइडेड बाई एल। अब अप्लाइड ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू आपको पता है कि E0 इंटू ई टू द पावर जी ओमेगा टी होती है, ये जो लिखी है। तो यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू E0 ई टू पावर जे ओमेगा टी रख दी, और इसमें जो फैक्टर है यहाँ पे लास्ट का सी आर E0 डिवाइडेड बाई आपका L, इसे आपने ले लिया IR0, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है IR0। ये IR0 जो है ये रेजोनेंस पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे करंट का एम्पलीट्यूड कहेंगे। रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, इसलिए पैरेलल एलसीआर रेजोनेंस सर्किट को हम कभी कभी एंटी रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। और ये सर्किट क्या कार्य करता है, ये सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की करंट को सप्रेस कर देता है और बाकी अदर करंट्स को अलाउ कर देता है।
तो इम्पीडेंस का वेरिएशन और करंट का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने फिगर नंबर 9 और 10 में दिखाया है। तो आप फिगर नंबर 9 में देख सकते हैं कि इम्पीडेंस की जो वैल्यू है हमने 3 के लिए निकाली है, हाई आर और लो आर, और तीसरा क्या है जब आर की वैल्यू बहुत छोटी है यानी कि आर टेंडिंग टू जीरो, इसे आर टेंडिंग टू जीरो मान सकते हैं। ये हमने आर इक्वल टू जीरो लिख दिया है। आर इक्वल टू जीरो में पीक जो होगी वो दोनों तरफ से इंफिनिटी पे मिलेगी। तो ये आपका दिखा रहा है इम्पीडेंस का वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी। आप देख रहे हैं कि इम्पीडेंस की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे आर कम होता जा रहा है जेड की वैल्यू और बढ़ती जा रही है। और इक्वेशन नंबर आप 10 में देख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट जो हो रहा है मिनिमम हो रहा है। तो इम्पीडेंस, ये तो अंडरस्टूड है कि इम्पीडेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो हमने देखा कि पैरेलल एलसीआर सर्किट में हमारी दो ब्रांच थी, एक में I1 करंट था, एक में I2 करंट था। ऊपर वाली ब्रांच थी जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस था, और नीचे वाली रजिस्टर था, और नीचे वाली ब्रांच थी जिसमें क्या, कैपेसिटर था। तो अभी हम फिलहाल कैपेसिटर वाली ब्रांच ले रहे हैं और ऑसिलेटिंग करंट ले रहे हैं कैपेसिटर के थ्रू। तो ऑसिलेटिंग करंट को कैपेसिटर के थ्रू को हम ICR लिख रहे हैं, ICR। वो कितना होगा ICR? ICR होगा अप्लाइड EMF डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का इंपीडेंस। और आपको पता है कैपेसिटर का इंपीडेंस होता है J ओमेगा C, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में ले रहे हैं इसलिए ओमेगा के स्थान पे ओमेगा R लेंगे, तो हो जाएगा 1/J ओमेगा RC। ये हो जाएगा, E की वैल्यू रख दीजिए E0 e⁻j ओमेगा t, तो ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि J जो होता है, J होता है e⁻ j π/2। ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये J होता है e⁻j π/2। क्यों? क्योंकि आपने जैसे देखा था कि e⁻I थीटा क्या होता है, e⁻I थीटा होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा। इसी तरह से e⁻j थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो e⁻j π/2 क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस j sin π/2। और cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है। तो e⁻j π/2 सिंपली क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। तो j की वैल्यू हम क्या रख देंगे, e⁻j π/2 रख देंगे, तो आपका आ जाएगा ये ओमेगा R C E0 ओमेगा t प्लस e⁻j ओमेगा t प्लस π/2, ये आ जाएगा। और इसमें हमने जो शुरू का टर्म है ओमेगा R C E0, इसे लिख दिया ICR0। ICR0 क्या है, ICR0 है आपका ओमेगा R C E0, ये हो गया ओमेगा R C E0। C कैपेसिटर को दिखा रहा है, R रेजोनेंस कंडीशन को दिखा रहा है, O मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है करंट की। तो रेजोनेंस की कंडीशन में कैपेसिटर के थ्रू जो मैक्सिमम करंट होगा वो ICR0 होगा। करंट मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं कि एम्पलीट्यूड अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ सप्लाई करंट, यानी ICR0 करंट मैग्निफिकेशन हो गया ICR0 डिवाइडेड बाय IR0, ये ICR0 डिवाइडेड बाई RI0। ICR0 और IR0 की दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ICR0 की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 15 से है और IR0 की वैल्यू लास्ट स्लाइड में, तो दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे आप। तो ओमेगा R CE0 डिवाइडेड बाई E0 CR डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, तो यह जाएगा ओमेगा R L बाई R, विच इज नथिंग बट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो आपका करंट मैग्निफिकेशन क्या आ गया, सर्किट का क्वालिटी फैक्टर आ गया। सिमिलरली अगर हम ऑसिलेटिंग करंट इंडक्टर ब्रांच में देखें तो इंडक्टर ब्रांच में भी वही हो जाएगा, आपका इंडक्टर ब्रांच में करंट हो जाएगा अप्लाइड EMF डिवाइडेड बाय इंपीडेंस अक्रॉस इंडक्टर, और इंडक्टर के अक्रॉस आपका इंपीडेंस क्या होगा, J ओमेगा L। रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा R हो जाएगा, तो J ओमेगा R L हो जाएगा। और E की वैल्यू रख दीजिए E0 e⁻j ओमेगा t, ये रख दीजिए। अब इसे ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, J से मल्टीप्लाई कर दीजिए और J स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा। अगला स्टेप क्या करना है, माइनस जो J की वैल्यू है, माइनस J की वैल्यू है आपकी e⁻ -j π/2, ये वाली।
सिमिलर रीजन से जिससे मैंने अभी ऊपर बताई थी इक्वेशन नंबर 14 में। तो जब माइनस जे की ये वाली वैल्यू रख देंगे तो आपका आ जाएगा, ये करेक्ट आ जाएगा आपका अक्रॉस इंडक्टर E0 e टू पावर j ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 द होल डिवाइड बाई ओमेगा आर एल। इसमें जो शुरू का पार्ट है उसे आप क्या कर देंगे, आई एल आर 0 रख देंगे, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा आई एल आर 0 इंटू ई टू पावर जे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई इंडक्टर के थ्रू। तो करंट मैग्निफिकेशन क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर डिवाइडेड बाई अप्लाइड ईएमएफ में के कारण जो करंट था तो उसका एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों हो गया, तो आई एल आर 0 डिवाइडेड बाई आई आर 0। तो करंट मैग्निफिकेशन इंडक्टर सर्किट के लिए ये हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए फिर, तो इन दोनों की जब वैल्यू रखेंगे आप तो आपका ये हो जाएगा E0 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर एल ई डिवाइडेड बाई E0 सी आर डिवाइडेड बाई एल, यह आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी आर, और इसमें ओमेगा आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। फिर थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है, ओमेगा आर की यहाँ पे एक जगह ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा आर स्क्वायर की जो वैल्यू आप रख देंगे तो आपका अगले में पार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा, और फाइनली आ जाएगा आपका ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाई आर। तो ओमेगा आर डिवाइडेड बाई ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाई आर क्या होता है, दिस इज अगेन क्वालिटी फैक्टर। तो करंट मैग्निफिकेशन इंडक्टर के थ्रू भी आप लेंगे तो भी क्वालिटी फैक्टर के बराबर आएगा। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट में करंट मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ रहा है, क्वालिटी फैक्टर के आ रहा है रेजोनेंस कंडीशन पे। ये सिमिलर हो रहा था किसमें, सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या आ रहा था, वोल्टेज मैग्निफिकेशन आ रहा था किसके बराबर, क्वालिटी फैक्टर के। तो जो पैरेलल एलसीआर सर्किट में करंट मैग्निफिकेशन क्वालिटी फैक्टर के बराबर होता है, और आपका सीरीज एलसीआर सर्किट में आपका वोल्टेज मैग्निफिकेशन आपका क्वालिटी फैक्टर के बराबर होता है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन किया था। अब हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिफाइन करने जा रहे हैं। बिल्कुल सेम होगा जैसा सीरीज रेजोनेंस सर्किट में था, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा कि वहां पे जहां करंट रोल प्ले कर रहा था यहाँ पे इंपीडेंस रोल प्ले करेगा। तो फिगर नंबर 11 में आप देखिए, मैं आंसर क्यों कर रहा हूँ Z0 को। Z0 इंपीडेंस की वो वैल्यू है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट साइड में होगी और एक राइट साइड में होगी, जिसपे कि इंपीडेंस की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगी। तो उन्हें दोनों को नोट कर लिया। एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2, और दूसरी क्या है राइट साइड में, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे डेल्टा ओमेगा से, यानी कि क्या कर देंगे, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज का डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे जिसपे कि इंपीडेंस क्या हो रहा था, इंपीडेंस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स हो रहा है किसके, जो इंपीडेंस है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। ये जो हमने इंपीडेंस का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ दिखा रखा है, फिगर 11 में दिखा रखा है, और इससे आपकी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी क्लियर हो रही है कि ओमेगा आर पे यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका जो इंपीडेंस है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, लास्ट स्लाइड में हमने डिफाइन किया था और आपको बताया था कि जो रेजोनेंस की कंडीशन होगी उसमें इंडक्टर के थ्रू करंट और कैपेसिटर के थ्रू करंट जो होंगे मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, और लेकिन फेज में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसमें रेजोनेंस की कंडीशन में ये क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी के करंट को ये क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर बाहर से आप खूब सारे करंट आ रहे हैं तो उस वैल्यू को आप ये रिजेक्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी को जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, और बाकी करंट्स को क्या कर देंगे, ये अलाउ कर देंगे। दैट्स वाई दीज आर समटाइम्स नोन एज फिल्टर सर्किट्स और रिजेक्टर सर्किट। इन्होंने क्या रिजेक्ट किया,
इन्होंने रिजेक्ट किया उस फ्रिक्वेंसी के करंट को या उस फ्रिक्वेंसी को जो कि सर्किट की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही है। तो ये था आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसमें आपने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देख ली और उसकी एप्लीकेशन देख ली।